हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा शार्सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11 का केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। हम अपने फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिस्कस कर चुके थे। जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट को डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो यह क्वेश्चन यहाँ से उठता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ते क्यों हैं? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं अगर कोई भी हमारे दो एटम है या दो एलिमेंट है एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं ये कितनी परसेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म बताएगा। और बताते हैं कि कितना मास एक एटम का दूसरे एटम के मास से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और जो हमारा थर्ड बताता है कि कोई गैस का कितना वॉल्यूम दूसरी गैस के कितने वॉल्यूम से क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये सब की जानकारी हमें कौन देते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले दिस इज गिवन बाय लेबोसियर। ये हमें किसने दिया था, लेबोसियर ने। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन पर हम बाद में जाएंगे क्या कहती है। जैसे हमारे पास कोई, हम मानते हैं कोई एटम है ए, रिएक्ट करता है किससे, बी से, क्या फॉर्म करता है, कोई प्रोडक्ट बना है ए और बी, ए बी कोई प्रोडक्ट बना। हमने कहा कि जो ए था एलिमेंट उसका जो मास था वो था x ग्राम, जो हमारा बी था उसका जो मास था वो था y ग्राम। जो हमारा प्रोडक्ट बना ए बी उसका मास हमने माना z ग्राम। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है अगर कोई भी दो हमारे रिएक्टेंट है, दो से ज्यादा है, क्या बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे, उनके बीच में फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है, तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा हो, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो यही लिखा हुआ है, during any physical or chemical change the total mass of product is equal to the total mass of reactant। total mass of product बराबर होता है total mass of reactant के। जब हमारा total mass of product के बराबर है और total mass of reactant के बराबर है तो इसके दौरान हम क्या समझ सकते हैं, ना तो कोई मैटर फॉर्म्ड हो रहा है और ना ही कोई मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, मैटर कैन बी नाइदर डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। अगर किसी रिएक्शन में फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है तो हम उसमें मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन हम उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या डेफिनेशन भी देखो वही लिखी हुई है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज बट वन फॉर्म इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है, ये चीज हम न्यूक्लियर रिएक्शनों पर अप्लाई नहीं करते। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, वो जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, हम इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं कर रहे। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एक मैटर को हम दूसरी मैटर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होता है टोटल
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। हमने कार्बन किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन के मास की बात करें तो कितना होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन के मास की बात करें तो एक ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अब हमारा एक कार्बन का कितना 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 ग्राम, ऐड करें तो कितना हो गया 44 ग्राम बराबर 44 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर है हमारा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही हमारा क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। बैलेंस कर ले तो अगर एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 ग्राम। इधर आ जाओ 2 इंटू दोनों में 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 6 कितना हो गया 2 इंटू 18 36 ग्राम। इधर दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 36 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये थे हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्जांपल। नेक्स्ट है एक हमारा क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद सम ऑक्सीजन। क्या हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है हमारा, क्या हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है हमारा किससे, ऑक्सीजन से। यही बोला इसने, हाइड्रोजन हमें कितना दे दिया 4 ग्राम विथ सम ऑक्सीजन टू मेक 36 ग्राम ऑफ वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारा क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, और उसका अमाउंट हमें दे दिया 36 ग्राम। फिगर आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन मूव्ड बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब उसने कह दिया कि हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जो हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट करे और क्या बना दे 36 ग्राम ऑफ वाटर बना दे। तो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन को मान लिया कि हमारे पास कितना है x ग्राम। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है हमारा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है 4 प्लस x, दोनों का ही तो सम, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना है 36 ग्राम। अब x की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो 4 को हम किधर दूसरी साइड शिफ्ट कर दे, तो x बराबर 36 माइनस 4, तो x बराबर 32 ग्राम। तो यही हमारी क्या है, x हमने क्या मान रखा है ऑक्सीजन, तो हमें कितने ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये था इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। सबसे पहले दिस लॉ इज गिवन बाय प्राउस्ट। ये हमें लॉ किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। अब ये लॉ हमारा क्या कहता है, पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, तब हम इसकी क्या आएंगे डेफिनेशन पे आएंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सी वाटर है जो हमने कहां से लिया है, सी से लिया है। उसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, H2O। दूसरा हमारे पास क्या है, टैप वाटर है जो हमने टैप मत से लिया है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2। जो हमारे पास थर्ड है वो है हमारे पास रेन वाटर, जो हमने रेन से लिया है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2। अब ये क्या हमने क्या किया, ये इसका सोर्स क्या था, सी था, हमने कहां से लिया, सी से लिया। इसका सोर्स हमारा कहां से लिया, हमने टैप से लिया। जो थर्ड है हमारा रेन वाटर, ये इसका सोर्स हमारा क्या है, टैप से लिया। अब इसमें जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकंड वाले की बात करें टैप वाटर की, तो उसमें भी जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। थर्ड वाले की बात करें तो हमारे जो एलिमेंट है वो क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का हम मास देखें तो 2:2, ऑक्सीजन का कितना, 16। अगर यहाँ टैप वाटर वाले में भी देखें तो 2:16 और रेन वाटर में भी देखें तो 2:16। 2 से कट कर दो तो रेशियो कितना आ रहा है, 1:8। 1:8 1, और रेन वाटर में भी कितना आ रहा है, 1:8। जो हमारा सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये कहता है कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हमने जो वाटर था उसको डिफरेंट सोर्स से, सी वाटर से, टैप वाटर से और रेन वाटर से क्या किया, ऑब्टेन किया। बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या सी वाटर में कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टैप वाटर में, और रेन वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिमेन्स सेम। तीनों का जो रेशियो होता है वो, अगर ये कितने हैं, 3 वाटर हमने लिए, तो तीनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ये लो हमारा क्या कहता है, अगर कोई भी कंपाउंड है हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है वो किससे ऑब्टेन हुआ है। अगर उसमें सेम एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनके जो एलिमेंट है उनके बीच में जो होगा रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा ये लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स फ्रॉम विच ऑब्टेन। ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि हमने इसको किस तरीके से बनाया और किस सोर्स से ऑब्टेन किया। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, या हमने क्या किया, कॉल को बर्निंग किया। जब कॉल को बर्निंग किया तो हमारा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न किया तो क्या मिला, CO2। फिर हमने क्या किया, लाइमस्टोन हीट कर दिया, हीटिंग ऑन लाइमस्टोन। फॉर्मूला क्या होता है, CO3 हीट कर दिया तो क्या, CaO और CO2। तो हमें क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने दोनों को क्या, एक को तो हमने जब कॉल का क्या किया, बर्निंग किया तब मिला, दूसरे को जब हमने हीट ऑफ लाइमस्टोन किया तब मिला। दोनों के सोर्सेस क्या है, अलग अलग। लेकिन अगर हम इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो कार्बन का कितना, 12, ऑक्सीजन कितना है, 32, 4, 3, 8, कितना रेशियो हो गया, 3:8। लेकिन जो हमने लाइमस्टोन को हीटिंग करके मिला उसमें देखे कार्बन और ऑक्सीजन का 12 और 32, तो कितना आ रहा है, 3:8। तो यही लॉ हमारा क्या कहता है कि हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है उस कंपाउंड को हमने किस चीज से ऑब्टेन किया है या वो किस सोर्स से हमें मिला है, लेकिन उसमें क्या है, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उनके जो एलिमेंट होंगे उनके बीच जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो यही लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट हमारा लॉ है
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस हमारा दिया था जॉन डाल्टन ने। दिस इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट क्या है, ए है, और दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, बी। जब दोनों हमारे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक से ज्यादा हमारे क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। इसने बनाया ए बी और इसने बनाया ए बी टू कंपाउंड। देन द मासेज ऑफ वन ऑफ एलिमेंट्स विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास। जब दोनों हमारे एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक से ज्यादा क्या बनाते हैं, हमारे कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें जो एक एलिमेंट हमारा होता है उसका मास हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एक जब दो एलिमेंट हमारे एक दूसरे से कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का हमारा मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जो अदर एलिमेंट्स हमारे होते हैं उनके बीच में हमारा क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। यहाँ पर b कितना है, 1, और यहाँ पर b हमारा कितना है, 2। तो इनके जो मासेज होंगे m1 और m2, तो उनके बीच में जो हमारा रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ना कि हम ये बोल सकते हैं उनके बीच में रेशियो 2.5 का है, 3.5 का है, 4.5, ये सब नहीं होगा। वो कैसा होगा, एक सिंपल होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा, और उनके बीच में जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करें। क्या कहता है, जब हमारे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हमारे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एक कंपाउंड को हमारे क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, दूसरा कंपाउंड हमारा क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हमारे एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे एलिमेंट कौन से प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन के मास की बात करें तो कितना हो गया, 12 ग्राम। ऑक्सीजन के मास की बात करें तो कितना होगा, 32 ग्राम। अगर कार्बन मोनोऑक्सीजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम कार्बन के मास की बात करें तो कितना, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन के मास की बात करें तो कितना हो गया, 16 ग्राम। तो हम यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि जो हमारा कार्बन था उसका मास कैसा हो गया, 6, बट जो हमारे ऑक्सीजन थे इसको हम दे दे नाम M1 और इसको दे दे M2। इनके जो मास होंगे M1 ओवर M2 कितना हो गया, 32 डिवाइडेड बाई 16, 1:2। तो इनके जो एलिमेंट के जो मासेज है उनके बीच में जो रेशियो है वो कैसा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। ये हमारा कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अदर एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन किससे, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, एक कंपाउंड तो हमारा क्या बनाता है, वाटर H2, दूसरा कंपाउंड हमारा बनाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है तो यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम वाटर में हाइड्रोजन के मास की बात करें तो कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन के मास की बात करें तो कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन के मास की बात करें तो कितना हो गया, 32। हम एक चीज यहाँ से फिर देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन का मास हमारा क्या हो गया, 6, दोनों जगह क्या है, सेम, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसको दे दे M1 और इसको दे दे M2। M1 रेशियो M2 वो हमारा कितना है, 16 डिवाइडेड बाई 32, कितना रेशियो आ जाएगा, 1:2। हमने देखा जो ऑक्सीजन था वाटर वाला और ऑक्सीजन था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उनके बीच में जो रेशियो है वो कैसा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। तो कौन सा लॉ बताता है हमें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस इज गिवन बाय रिएक्टर। ये हमें किसने दिया था, रिएक्टर ने दिया था।
थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ ये क्या लिख रहा है, मेरे साथ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो ये लॉ हमारा क्या कहता है। हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट है, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी। जो ए एलिमेंट है वो हमारा क्या है, x ग्राम, बाई जो बी एलिमेंट है वो हमने माना बाई ग्राम, जो सी एलिमेंट है वो हमने माना z ग्राम। पहले ए और बी हमारे कंबाइंड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं। तो x कितना है, x ग्राम, y कितना है, y ग्राम। और जब ये इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो x और y ग्राम। दूसरी बार हमारा कंपाउंड बी और सी एलिमेंट दोनों क्या रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, बी और सी बना रहे हैं। और यहाँ पर जो x है वो कितना, b कितना है, y ग्राम, और c है वो हमारा है z ग्राम। अगर इन दोनों का हम यहाँ पर रेशियो निकालें तो कितना हो गया, y रेशियो z। तो ये हमारा लॉ कहता है जब हमारे 2 डिफरेंट एलिमेंट, कितने 2 डिफरेंट एलिमेंट हमारे कितने हैं, हमने कितने एलिमेंट मान रखे हैं, 3 एलिमेंट, लेकिन जो V वाला है हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स्ड मास। उसका हमने कैसा कर लिया, फिक्स्ड मास। उसका मास क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो जब A B से रिएक्ट कर रहा है तब भी उसका मास कितना है, फिक्स्ड है। और B जब C से रिएक्ट कर रहा है तो B का मास हमारा क्या है, फिक्स्ड है। तो हमारा क्या आ गया, BC। तो जो हमारे जो कंपाउंड, अब हमारे एलिमेंट क्या बचे, A और C। A और C के बीच में अगर रेशियो देखें तो कितना आ जाएगा, यहां से V फिक्स है तो X रेशियो Z। A और C के बीच में हमारा रेशियो कितना आ गया, X रेशियो Z। अब ये अगर सेपरेटली मतलब अलग अलग दोनों A और C हमारे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, A और C। x कितना, x ग्राम, और y कितना, z ग्राम। अगर इन दोनों का यहाँ पर रेशियो निकालें तो एक हमने यहाँ मान लिया x ना मान के u ग्राम, और z की जगह हमने मान लिया v ग्राम। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, u रेशियो b, जब ये क्या कर रहे हैं, सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं। कैसे, सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये लॉ हमारा कहता है जो A और C के बीच का रेशियो है X रेशियो Z, और जो U जब A और C ने क्या किया, सेपरेटली रिएक्ट किया, उनके बीच में क्या आया, U रेशियो B। वो क्या होगा, N मल्टीपल होगा किसका, X रेशियो Z का। ये देखो एक बार पढ़ो, when 2 different elements combine separately with a fixed mass of third element। हमने 3 एलिमेंट लिए, उसमें से हमने जो V वाला था उसका क्या कर दिया, फिक्स्ड मास कर दिया। अब जो ये फिक्स्ड मास के साथ क्या कर रहा है, A सेपरेटली रिएक्ट कर रहा है और C दूसरी बार सेपरेटली रिएक्ट कर रहा है। तो A B के साथ फिक्स्ड मास वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, AB। B सेपरेटली, C जो है वो सेपरेटली किसके साथ में, C के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, BC। Then ratio in which they do so will same। इनके बीच में जो रेशियो होगा A और C के बीच में, वो क्या, या तो सेम होगा, सेम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच कंबाइन टू ईच अदर। जब ये सेपरेटली क्या करते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनके रेशियो के क्या होगा, या तो n मल्टीपल होगा या बिल्कुल सेम होगा। अब कोई एक एग्जांपल लेके थ्रू समझते हैं ये कैसे हुआ। हमारे पास 3 एलिमेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मीथेन गैस। ऑक्सीजन वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2। तीनों हमारे अलग अलग एलिमेंट है। अगर यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में हम क्या देखें, मास देखें तो कितना 12 रेशियो 30
अगर यहाँ पर देखें तो 12:4। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी इनसे इन दोनों में रेशियो फिक्स्ड मास किसका हो गया, कार्बन का कितना हो गया 12:12। इसको हम दे दे x और इसको दे दे y, तो x रेशियो y हमारा कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया 8/4 से कट हो जाएगा 8/1, 8:1। और जो फिर जब ये दोनों हमारे किसके बीच था ये रेशियो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जब ये हमारे सेपरेटली दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, वाटर। तो वाटर बना रहे हैं, तो वाटर का मास हमारा यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो जब सेपरेटली रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो हम इसको दे देते हैं U और V, कितना आ रहा है 16/2, तो कितना आ रहा है 8:1, 2 से कट गया, तो x और y रेशियो क्या, या तो हमने कहा था या तो दोनों क्या होंगे सेम होंगे या हमारे क्या होंगे डिफरेंट होंगे। ये हमारा लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और अदर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या है सल्फर। तो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और किससे कर रहा है सल्फर से, और सल्फर फिर सेपरेटली किससे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। जब हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है H2, जब हाइड्रोजन हमारा सल्फर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है H2S, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। जब हमारा सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है SO2। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास देखें तो कितना हो जाएगा 2:16। अगर यहाँ पर बात करें तो देखें तो कितना हो जाएगा 2:32। तो फिक्स्ड मास हमारा किसका हो गया हाइड्रोजन का, और जो हमारी ऑक्सीजन है इसको नाम दे दें x और y, कितना आ गया 16/2। 32 6 से कट गया तो कितना आ गया 1:2, कितना रेशियो आ गया 1:2। अब हमारा जो सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं क्या सल्फर और ऑक्सीजन, उनका अगर हम रेशियो देखें, सल्फर यहाँ है ये हमारा ऑक्सीजन और सल्फर, तो हम यहाँ रेशियो देखें किसका सल्फर का और ऑक्सीजन का और सल्फर का, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन हमारी कितनी है 32 और सल्फर का भी हमारा मास कितना होगा 32, तो कट हो गया कितना आ गया 1। तो हम क्या कह रहे थे XY हमारा U और V के कितना होता है, या तो N होता है या तो N का उसका N का मल्टीपल होता है या हमारा क्या होता है इक्वल होता है। तो ये रेशियो हमारा कितना आ रहा है 1:2 और U और V हमारा कितना आ रहा है 1:1। तो कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा 2 से, तो कितने हमारा कितने मल्टीपल हो गए 2 मल्टीपल। तो ये हमारा कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। फिफ्थ लॉ है हमारा गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ हमारा एप्लीकेबल है ओनली गैसेस के लिए। गैसेस में ये क्या बताता है, उनके वॉल्यूम को एक्सप्लेन करता है। ये लॉ हमारा क्या कहता है, when gases react together, जब हमारी दो गैस क्या करते हैं एक दूसरे से रिएक्ट करती है, जैसे हमारी क्या हाइड्रोजन रिएक्ट करती है इससे क्लोरीन से और प्रोड्यूस्ड ए केमिकल रिएक्शन, और उनके बीच में क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है। दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर सिंपल होल रेशियो और वन एनोदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। अब इन्होंने हाइड्रोजन ने और क्लोरीन ने रिएक्ट करके क्या बनाया HCl गैस बनाई, एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड ऑल गैसेस आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl सबका कैसा है एट द सेम टेम्परेचर
एंड प्रेशर, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो गैस है हमारी रिएक्ट कर रही है सेम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, और उनके बीच में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमारी क्या फॉर्म कर रही है, HCl गैस फॉर्म कर रही है। तो ये लॉ हमारा कहता है कि जो वॉल्यूम होगा किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 वॉल्यूम, और HCl का वॉल्यूम कितना हो गया, 2 वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम होता है गैसेस के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, वो क्या होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। जैसे H2 रेशियो Cl2 रेशियो HCl, इनके बीच में अगर रेशियो है तो क्या है, 1:1:2, जो कि क्या है, एक होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। कौन सा लॉ बताता है हमारा, गे-लुसेक लॉ। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, हमारा क्या, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है, 2H2, यहां कितना, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो इनका क्या है, तीनों का किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, ये भी गैस और ये भी गैस। तो ये लॉ ही हमारा एप्लीकेबल होता है गैसेस फॉर्म के लिए, ओनली गैसेस के लिए। कोई भी कंपाउंड अगर गैसेस फॉर्म में है तो ये लॉ हमारा तब एप्लीकेबल होगा। और इन तीनों का क्या है, सेम टेम्परेचर है और प्रेशर है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 वॉल्यूम, और जो हमारा क्या है वाटर, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 वॉल्यूम। जो इनके जो हमारी गैसेस हैं कौन कौन है, H2O2 और H2O, उनके बीच में जो होल नंबर रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1:2। उनके वॉल्यूम के बीच में ये क्या है, एक होल नंबर रेशियो। तो ये हमें क्या, कौन सा लॉ बताता है, गे-लुसेक लॉ। यही था हमारा गे-लुसेक लॉ। नेक्स्ट है हमारा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये हमारा दिया था बर्जीलियस ने, ये हमारा दिया था किसने, बर्जीलियस ने। उन्होंने हमें बताया अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब अगर हमारी गैसेस हैं वो इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर में है तो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो उनमें क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, बर्जीलियस ने क्या कहा था। बर्जीलियस ने कहा था कि अगर ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 100, हमने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन गैस को क्या किया, फिल किया। ऑक्सीजन गैस को हमने फिल किया तो हमने देखा, और टेम्परेचर और प्रेशर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट। तो हमने देखा नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, x थे। जब हमने क्या किया, हमारे पास 100 ml का क्या था, कोई कंटेनर था, उसमें हमने फिल कर दी ऑक्सीजन गैस। हमने देखा उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, x थे। तो हमने क्या किया, फिर उसको हमने उसमें से निकाला, फिर हमने उसमें क्या भर दिया, CO2 गैस। तब भी हमने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, या बिल्कुल इक्वल रखा, जितना हमने O2 को भरने में किया था, जितना हमने अब CO2 को भर रहे हैं तब भी इतना किया, और उसका वॉल्यूम अब भी कितना है, 100। तो ये लॉ हमारा कहता है अगर हमारी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या है, सिमिलर है, तो 100 ml जो हमारा कंटेनर था, हमने ऑक्सीजन भरी तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने मिले, हमें x मिले। अब हम ऑक्सीजन को निकालकर उसी कंटेनर में हम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को फिल कर देते, तो उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स कितने, नंबर ऑफ एटम्स
या मॉलिक्यूल्स किसके CO2 के, वो भी कितने होंगे हमारे X, वो भी हमारे कितने होंगे X होंगे। तो ये हमें कौन सा लॉ बताता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अगर एक चीज और मान के चले, अगर हमारा कितना 100 ml का कंटेनर है और उसमें किसका CH4 का, तो उसमें नंबर ऑफ हमारे कितने, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, X है। अगर यहीं पर हम कितना कर दे, 50 ml कर दे CH4, तो अब हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, हमने कितना कर दिया, हाफ, तो नंबर ऑफ एटम्स भी हमारे कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अगर हम कितना कर दे 10 ml CH4 और कितने नंबर ऑफ एटम्स है, X है, यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम्स। तो अब हमारे कितने हैं 10 ml, तो इसका हमने क्या कर दिया 10 पार्ट्स कर दिए, तो अब हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे XY10। अगर हम यहीं पर सेम टेम्परेचर और क्या रखें, सेम टेम्परेचर और प्रेशर, 100 ml ऑक्सीजन कंटेन्स कितना X नंबर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। यही था हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का लॉ।